नमस्कार सभी को। आज आप और हम लोग मियोसिस डिवीजन पर चर्चा करेंगे। तो माइटोसिस डिवीजन क्या था, ये आपको ध्यान होगा पूरा बहुत अच्छे ढंग से उस समय कहा था सभी छात्रों, सर हमको समझ में आ गया। माइटोसिस डिवीजन का मतलब है जब कोई एक सेल के डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बनती हैं, उसमें पेरेंट्स के समान क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, उसको कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन। उसको कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन, यानी कि यह सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉयड क्रोमोसोम से बनती है और डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ही मुख्य रूप से जो नई सेल्स होती हैं उनमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। पहली बात ये आप ध्यान में रख लीजिए, कभी भी माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉयड सेल्स का ओरिजिन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। माइटोसिस डिवीजन की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से एनिमल सेल्स में की थी और स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से प्लांट सेल्स में की थी। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पहली बात। अब आता है आपका मियोसिस डिवीजन, जैसा कि लिखा हुआ मियोसिस डिवीजन को सर्वप्रथम बीजमैन नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे। बीजमैन नामक वैज्ञानिक ना जेनरेटिव सेल्स होती हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं या जर्म सेल्स होती हैं, उन कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं की स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी के दौरान मुख्य रूप से क्या देखा, जैसे ये कोई जनन सेल या जेनरेटिव सेल्स है, तो इसमें विभाजन के फलस्वरूप जो सेल्स बनती हैं, विभाजन के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो सेल्स बनी, वह सेल्स मुख्य रूप से उसमें क्रोमोसोम संख्या जस्ट हाफ होती थी, यानी 46 क्रोमोसोम यहाँ होते थे। तो इनमें मुख्य रूप से कितने क्रोमोसोम पाए जाते थे? 23 क्रोमोसोम पाए जाते थे। ऐसा बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से देखा, यानी क्रोमोसोम की संख्या में कमी आई। क्रोमोसोम की संख्या में क्या आई? कमी आई। तो इस वजह से इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। कौन सा डिवीजन कहा जाता है बच्चों? रिडक्शन डिवीजन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। पहली चीज ये ध्यान रख लीजिए, जब इस प्रकार की संख्या में कमी को देखा फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने, किसने? फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से देखा, तो लिख दीजिए बीजमैन ने तो मुख्य रूप से ये हाफ क्रोमोसोम देखे थे, फार्मर और मुरे ने इन्हें मियोसिस वर्ड दिया। क्या नाम दिया? मियोसिस शब्द दिया। मतलब क्यों दिया था? क्योंकि वास्तविक तौर पर जब आधे क्रोमोसोम हुए तो इसी को मुख्य रूप से इन्होंने मियोसिस शब्द का उपयोग मुरे और फार्मर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से किया था। विशेष ध्यान ये रखना है, यह डिवीजन कभी भी हैप्लॉयड सेल में नहीं होता है, यह डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। डिप्लॉयड सेल में होता है, ये आप गहरी अंडरलाइन कर लीजिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, इस डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस डिवीजन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि वास्तविक तौर पर जो स्पर्म और ओवा यानी गैमेट्स जो बनते हैं, उन गैमेट्स में क्रोमोसोम संख्या जस्ट हाफ होना चाहिए, हैप्लॉयड होना चाहिए, तभी मुख्य रूप से ये फ्यूजन के फलस्वरूप जो जायगोट बनाएंगे वह सेम संख्या में मुख्य रूप से पूर्व पेरेंट्स की सेम संख्या में बनेगा, अदरवाइज संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा, तो जस्ट डबल संख्या हो जाएगी। इस वजह से क्रोमोसोम संख्या पेरेंट्स में पीढ़ी दर पीढ़ी सेम बनी रहे या बच्चों में सेम बनी रहे, जायगोट में सेम बनी रहे। तो इस वजह से मुख्य रूप से यह रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है, अर्थात मियोसिस डिवीजन मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको पता ध्यान है कि माइटोसिस डिवीजन की स्टार्टिंग मैंने की थी ओवा और स्पर्म से। ओवा और स्पर्म को फ्यूज कराया था तो जायगोट बना था। जायगोट तो भाई बाद में बन रहा है, पहले ओवा और स्पर्म तो बनेंगे, पहले ओवा और स्पर्म बनेंगे। तो ओवा और स्पर्म जो बनते हैं वह वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जनरेटिव सेल्स से सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocytes बनते हैं।
इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मुख्य रूप से डिप्लॉइड सेल्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocytes डिप्लॉइड सेल से विशेष ध्यान ये रखें, और इनसे हैप्लॉइड सेल्स स्पर्म और ओवा क्रमशः मुख्य रूप से बनते हैं। क्या ये जो प्रोसेस होती है मेल में टेस्टिस में होती है और फीमेल में ओवेरी में मुख्य रूप से ये प्रोसेस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए किस प्रकार से म्योसिस डिवीजन में मुख्य रूप से दो फेज होती है। म्योसिस डिवीजन में मुख्य रूप से डबल डिवीजन होता है। देखिए कैसे, ये कोई एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है, यानी ये तो ध्यान में रखना 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। इसमें ये जो डिवीजन हुआ, यहां से यहां तक का जो डिवीजन हुआ, इस डिवीजन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सबसे पहले आपको आना चाहिए म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस फर्स्ट डिवीजन, प्रथम। ठीक है, यानी एक सेल से दो सेल बन गई। अब ये आप ध्यान रखें, ये जो सेल्स बनी, ये इनमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, यानी कि जस्ट इनसे हाफ हो गई, जस्ट इनसे मुख्य रूप से हाफ हो गई, यानी क्रोमोसोम की संख्या मुख्य रूप से कैसी हो गई? कम हो गई। इस वजह से इसको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिडक्शन डिवीजन मुख्य रूप से म्योसिस डिवीजन को कहा जाता है, पहली बात। फिर इससे देख लीजिए, जो म्योसिस देख लीजिए, ये सेल्स भी बनी, तो ये भी 23 क्रोमोसोम्स वाली बनी। कैसी हुई? 23 क्रोमोसोम वाली मुख्य रूप से सेल्स बनी। तो स्वाभाविक है कि ये जो 23, ये जो कहलाया गया, ये मुख्य रूप से क्या कहलाया गया? म्योसिस सेकेंड डिवीजन। यहां से यहां तक का जो डिवीजन है, इस डिवीजन को म्योसिस सेकेंड कहा गया। क्या कहा गया? म्योसिस सेकेंड कहा गया। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती थी, क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स के समान होती थी। यहां एक सेल से मुख्य रूप से 4 सेल्स बनती हैं लास्ट में, और पेरेंट्स से जस्ट क्रोमोसोम हाफ होते हैं। पेरेंट्स से जस्ट क्रोमोसोम मुख्य रूप से कैसे होते? हाफ होते। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लीजिए कि गैमेट्स का फॉर्मेशन मुख्य रूप से जो होता है वह इन्हीं के माध्यम से होता है, म्योसिस डिवीजन के द्वारा ही होता है। तो ये देख लीजिए, म्योसिस सेकेंड के फलस्वरूप ये जो सेल्स बनी, ये सेल्स ही मुख्य रूप से क्या कहलाती? गैमेट्स कहलाती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या देख लीजिए 23। इधर मतलब यहाँ एन है, यहाँ एक एन, ये एक एन, तो ये 2 एन है, सॉरी, तो यहाँ एक एन माना, यानी क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई? हाफ हो गई। तो ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को आप क्या कह सकते हैं? हैप्लॉइड। एक एन वाली को क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड। और इसको क्या कहा जाता था? डिप्लॉइड। अब स्वाभाविक है, कल आपको मैंने जो बताया था कि सपोज दैट कि इसको मान लें ओवरी, ओवा, इसको माने आप और हम लोग ओवा, और इसको स्पर्म। ठीक है, इनका क्रॉस करा दीजिए। ये फर्टिलाइजेशन था, सभी को पता ही है। अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। इसको क्या कहा जाता है? जायगोट। क्या कहा जाता है? जायगोट। यानी कि सीधे सीधे ये देखिए, ये 2n था, ये भी 2n है, यानी ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। ये बीच की जो फेज है, ये फेज मुख्य रूप से कैसी होती है? हैप्लॉइड। यदि ये म्योसिस डिवीजन नहीं होता तो मुख्य रूप से
इनमें ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती, यदि ये म्योसिस डिवीजन नहीं होता तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 4n हो जाती, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज होती। फिर 4n मिलते तो 8n होती, 8n मिलते तो फिर ये, तो यहाँ मुख्य रूप से 1n और 1n मिलकर मुख्य रूप से डिप्लॉइड बना रहे हैं, यानी कि जो जायगोट बनता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वह हमेशा डिप्लॉइड होती है, और इसी वजह से मुख्य रूप से इस जायगोट से पूरी ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है या एनिमल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो मुख्य रूप से वहाँ पूरी बॉडी की जो सेल्स होती है वह सेल्स मुख्य रूप से कैसी होती है, डिप्लॉइड नेचर की ही होती हैं। किसी भी ऑर्गन की सेल्स हमेशा डिप्लॉइड नेचर की ही होती हैं। टेस्टिज और ओवरी में डिवीजन के फलस्वरूप सबसे पहले जर्म सेल्स में डिवीजन होता है, वहां भी मुख्य रूप से माइटोसिस डिवीजन ही पाया जाता है, माइटोसिस डिवीजन ही पाया जाता है, ये विषय ध्यान रख लीजिए। माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो यानी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने या प्राइमरी oocytes बने। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी oocytes के में मुख्य रूप से कौन सा डिवीजन होता है, म्योसिस डिवीजन होता है। यहाँ म्योसिस फर्स्ट होता है और ये म्योसिस सेकेंड है। म्योसिस सेकेंड माइटोसिस डिवीजन के एग्जैक्टली सेम होता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। माइटोसिस डिवीजन के एग्जैक्टली मुख्य रूप से कैसा होता है, सेम होता है म्योसिस सेकेंड डिवीजन, ये भी ध्यान। इसमें क्रोमोस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, इसी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से बच्चों में कुछ लक्षणों में भिन्नता होती है। यदि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता इस डिवीजन में तो मुख्य रूप से पेरेंट्स जैसे ही बच्चे होते, तो ये पहचान ही नहीं पाते। आज तक पृथ्वी पर एक ही पीढ़ी चली आती है, ऐसा लगता है कि सेम दिखाई दे रहे, जैसे कि अमीबा हैं, क्या जैसे कि अमीबा हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक जो ये चार बने इनमें मुख्य रूप से ये पेरेंट्स से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, पेरेंट्स से भिन्न होते हैं। वो भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पाई जाती है, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो पाई जाती है वो म्योसिस फर्स्ट डिवीजन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों, म्योसिस फर्स्ट डिवीजन में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आपको, और इस म्योसिस फर्स्ट में आपको दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। पहली दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है। म्योसिस सेकंड में मुख्य रूप से अपने को क्या ध्यान में रखना है, सीधे सीधे कि यहाँ क्रोमोसोम फटते, क्रोमेटिड फटते हैं, क्या क्रोमेटिड फटते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अब आता है आपका म्योसिस डिवीजन में कौन कौन सी स्टेज होती है, ये एक डायग्राम के द्वारा एक पूरा का पूरा बता दिया था। अब चलते अब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा तो लगेगा कि देखो उसकी तुलना में ये टाइम ज्यादा लेता है, जिससे ध्यान रखना उसकी तुलना में टाइम पता चल जाएगा। जब आपको पढ़ाऊंगा मैं कितना लंबा है तो वहां टाइम आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब आते हैं इसकी फेजेस पे, तो देखिए वही चले जाते हैं, दो फेज होती हैं, इंटरफेज। कौन कौन सी फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज। यहाँ एम का मतलब विशेष ध्यान रखेंगे म्योसिस होता है, यहाँ एम का मतलब क्या होता है, म्योसिस होता है, और इसको एक्चुअल डिवीजन कहा जाता है। ये क्यों, क्योंकि डिवीजन इसी फेज में होना है, डिवीजन कहाँ होना, इसी फेज में, इंटरफेज या इसको प्रिपरेशन फेज कहा जाता है। ये आपको पता है, ये तैयारी वाली अवस्था है, मोस्ट देम टाइम इसी अवस्था में मुख्य रूप से घेरा जाता है, ये एक ही नाम लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली सेम एज इंटरफेज जो है, सेम एज सेल साइकिल और माइटोसिस डिवीजन। या तो सेल साइकिल्स में मैंने आपको पढ़ाया है,
और माइटोसिस में थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया था, क्योंकि सेल साइकिल में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। तो आप इसको इंटरफेज को मुख्य रूप से यहाँ देख लें, सेल साइकिल वाली वीडियो में पहले नंबर की जो वीडियो है उसमें मुख्य रूप से स्टडी कर लें इसकी। तब भी मैं बताऊंगा, मेरी एक आदत है बताना बार बार। इसकी कितनी स्टेज मैंने बताई थी, सीधे सीधे G1 फेज थी, S फेज थी और G2 फेज थी। क्लियर, ये 3 फेज बताई थी। इंटरफेज में कितनी फेज थी, इंटरफेज में ये फेज बताई थी। तो विशेष ध्यान रखना, G1 फेज जो थी, G1 फेज में क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस होता था। G1 फेज में क्या होता था, प्रोटीन सिंथेसिस होता था। देख लीजिए, ये ध्यान हो, यदि आपको डायग्राम, ये साइकिल है, इस साइकिल में ये यहां से यहां तक M फेज है। ये कौन सी फेज है, M फेज। और ये आपकी कौन सी फेज है, G1 फेज। और ये S फेज और ये G2 फेज। ये कोई सेल्स थी 2n, क्या ये कोई सेल्स है? ये सबसे पहले एंटर फेज में एंटर करेगी। ये कहां एंटर करेगी, G1 फेज में एंटर करेगी। 2n वाली जो डिप्लॉयड सेल्स है G1 फेज में एंटर करेगी। तो G1 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा पहले। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग जिनको कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं, होकर डबल हो जाते। ये मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ाया था इसमें। और सेल साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे ये डबल होंगे तो निश्चित है कि सेल साइज कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ये इस प्रकार से पॉइंट बताए थे। तो ये कंडीशन कहाँ होती थी, G1 फेज में होती थी। G1 फेज में ये जैसी हो जाती थी, तो ये फेज अब सेल कहाँ एंटर कर रही है, S1 फेज में। किसमें, सॉरी S1 नहीं, S फेज में एंटर कर रही है। तो S फेज में मुख्य रूप से मैंने क्या क्या लक्षण बताए थे, ये आप ध्यान में रख लीजिए। कि एक तो बताया था DNA रेप्लिकेट होकर डबल हो जाता है। ध्यान है क्या, रेप्लिकेट होकर डबल हो जाता है। तो डबल यानी पहले 2C था, अब कितना हो जाता है, S फेज के बाद 4C। S फेज के बाद कितना हो जाता है, यहां बार 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 S फेज के बाद 4C हो जाता है। विशेष ध्यान रखें, क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती है। नो चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज। दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है बच्चों। नो, ये ध्यान रख लें, DNA रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं। नो चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम की नंबर जो थी 2n है, तो S फेज की बाद भी 2n ही रहेगी। S फेज के बाद ही 2n रहेगी। तो ये कैसी थी, आपको ध्यान होगा। मैं थोड़ा सा इंडिकेशन डायग्राम के बाद कर देता हूं। जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इसमें मुख्य रूप से क्या था कि ये इसका DNA है, ये DNA है। तो ये DNA डबल हो रहा है, ये डबल हो गया, ये डबल हुआ था। क्या हुआ था, आपको ध्यान है क्या बच्चों, ये डबल हो गया। देखिए, अब आप कहोगे सर तो क्रोमोसोम डबल क्यों नहीं कह सकते, इसको क्रोमोसोम डबल क्यों नहीं कह सकते, DNA डबल क्यों कह रहे हैं, पूछो पूछो पूछ लो। ये देखो, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर। जब एक सेंट्रोमियर से दोनों धागे जुड़े, अपन तो धागा शुद्ध हिंदी में कहते, दोनों धागे जुड़े, तो तब तक उसको मुख्य रूप से क्रोमोसोम ही कहा जाएगा। लेकिन DNA यहां डबल हो गए, पहले एक और एक था, तो इसको 2C कहा गया था। यानी कि अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ DNA, जो DNA का अमाउंट कंटेंट है वह इंक्रीज हो गया। देखिए 1 2 3 4 कितना हो गया, डबल हो गया। यानी कि पहले अपन 4 क्यों, मतलब 1 था, 1 से 2
मतलब एक दिखाई दे रहा तो चार हो गए, तो कैसे हो गए, चार हो गए, डबल हो गए। तो इस वजह से इसको क्या कह दिया, 4C कहा गया। क्या कहा गया, 4C के नाम से मुख्य रूप से जाना गया। तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार से ये 46 क्रोमोसोम है। क्या 46 क्रोमोसोम इसी प्रकार से चलता है। तो लेकिन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर एक ही है, इस वजह से क्रोमोसोम यही मुख्य रूप से संख्या में रहेंगे, 46 के 46 ही रहेंगे, ये विशेष ध्यान रखें अभी। ठीक है, अब हाफ बाद में होंगे, हाफ बाद में होंगे जाके, ये मियोसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से हाफ होंगे जाके। अब जैसे ये हो जाता है, यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो ऑर्गेनेल्स है वह डबल हो जाता है रेप्लिकेट होकर। डबल हो जाता है, और कैसे होगा, रेप्लिकेट होकर। ये तो कई बार बता चुके, कोई समस्या नहीं, रेप्लिकेट होगा। ठीक है, अब मुख्य रूप से क्या होता है, ये चीजें जैसी हो जाती हैं तो ये ध्यान रखना, अब ये आगे आएगा। अब यहां से मुख्य रूप से ये जो एस फेज से सेल्स जैसी होती, तो वो सेल्स इसमें एंटर करती है G2 फेज में। तो G2 फेज में आपको पता ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और जो शेष ऑर्गेनेल्स, मोस्टली ऑर्गेनेल्स आपके जीवन फेज में ही रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं, लेकिन जो शेष ऑर्गेनेल्स बचते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, तो वह G2 फेज में आकर मुख्य रूप से डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, G2 फेज में डबल हो जाते हैं। जैसे G2 फेज कंप्लीट होते हैं वैसे ही ये M फेज में एंट्री करती है। किस में एंट्री करती है, M फेज में एंट्री करती है। तो M फेज अभी मैं पीछे बता के आया था, क्या M फेज यानी कि मुख्य रूप से यहाँ क्या M फेज में एंट्री करती है। जैसे M फेज में एंट्री करती है तो वहां M फेज मुख्य रूप से दो प्रकार से चलती है। एक तो मुख्य रूप से माइटोसिस मतलब मियोसिस फर्स्ट में, और दूसरी मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इसके बीच की जो एक कंडीशन होती है स्टेज, उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें ध्यान रखें, डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, ये विशेष ध्यान रखें, नो डीएनए रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में। एम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की जो अवस्था होती है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और उसमें सीधे सीधे इसको अंडरलाइन अभी से कर लीजिए, मैंने लिख दिया नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, किसी प्रकार के रेप्लिकेशन मुख्य रूप से नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये ध्यान में रखना, ये अभी मैं आगे लेकर आऊंगा, यहां से ये और ये। चलिए, अब आप और हम लोग आते, ये फेज अपनी तैयारी हो गई, यानी अपन तैयार हो गए। अब अपन तैयार हो गए यहां से यहां कूदने के लिए, इस G2 से M फेज में कूदने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, तो कूद जाए, चलो। चलिए, देखिए, तो अब अपन करते हैं M फेज पर चर्चा। किस पर चर्चा करते हैं, M फेज। तो M फेज में मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये इसकी दो फेज होती हैं। कितनी फेज होती है, दो फेज होती है। दो फेज में कौन कौन सी, पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, फिर मियोसिस सेकंड होती है। कैसी होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होती है। तो देखिए, मियोसिस फर्स्ट, सपोज दैट कि ये कोई एक सेल्स थी, न्यूक्लियस तो बनाना ही पड़ेगा, ये न्यूक्लियस बना दिया, इसमें ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए डबल करा दो, ये डबल करा दिया। ठीक है, ऐसे यहां मैं डबल करा रहा हूं, देखिए ये सेल कौन सी है,
यहां मैं सेल एक्चुअल सेल बना रहा हूं। फोर्टी 46 क्रोमोसोम ये, ठीक है, यहां से ये, तो ये इस प्रकार से, तो स्वाभाविक है कि ये जो एम फेज में एंट्री करी सेल, ये क्रोमोसोम अमाउंट डबल हुआ, सॉरी डीएनए अमाउंट डबल हुआ है, डीएनए अमाउंट डबल हुआ है, विशेष ध्यान ये रखें। तो एक ये जो है ये सिस्टर क्रोमेट, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड, और ये चौथा क्रोमेटिड मान के चले। यानी कि एक क्रोमोसोम में आप और हम लोग ऐसे बताते हैं कि एक क्रोमोसोम में एक और उसमें दूसरा क्रोमेटिड पाया जाता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड कहा गया। और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं आपस में। लेकिन ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, ये रेड और ब्लू क्रोमोसोम है, इनको मुख्य रूप से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों। देखिए क्या डेफिनेशन दोगे, रिकॉम्बिनेशन जब प्रोसेस होगी तो मैं बता देता हूं। रिकॉम्बिनेशन में कहीं कुछ नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन दिस प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में। तो स्वाभाविक है कि वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज, यानी इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से एक्सचेंज होगा, रेड और ब्लू के बीच में होगा। तो ये सेल्स है। जैसे अब मैं केवल डायग्रामेटिकली सेल्स का बता रहा हूं। अब यहां से दो बनेंगी, कितनी बनेंगी? दो बनेंगी, तो दो बना दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ध्यान होगा, तो अभी पीछे भी डायग्राम बना के आया था। ये म्योसिस फर्स्ट है। म्योसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो स्वाभाविक इनको कर दीजिए सेपरेट। ये देखिए, क्या ये कर दीजिए, कर लिए। देखिए इसमें अभी मैं म्योसिस डिवीजन पूरा नहीं बता रहा हूं, विशेष ध्यान रखें, म्योसिस डिवीजन की समरी बता रहा हूं कि क्या होता है इसमें, बस ये बता रहा हूं कि क्या होता है। तो एक स्वाभाविक है कि इसमें आया, डीएनए अमाउंट डबल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, म्योसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, एक इस सेल्स में चला गया, एक इस सेल्स में चला गया। यानी यहां 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46, यहां लेकिन आधे आधे हो गए, यहां 23 रह गए। कितने रह गए? 23 रह गए। अब मुख्य रूप से यानी ये एन हो गई और ये भी एन, ये 2n थी, डिपर्ड थी, ये हैपर्ड हो गई। अब इनसे मुख्य रूप से विशेष तौर पर यह ध्यान रखना, इनसे डिवीजन होगा, तो एक सेल से दो, दो सेल्स बनेंगी। तो ये सेल्स कैसी बनेंगी देख लीजिए। देखिए एक में, दूसरी में, और तीसरी में।
देखिए यहां क्या स्थिति थी, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, स्वाभाविक है। तो ये जो स्टेज है इसको मियोसिस सेकेंड स्टेज कहा जाता है, और मियोसिस सेकेंड स्टेज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन। ध्यान से सुन लीजिए, मियोसिस सेकेंड डिवीजन जो है वह एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस डिवीजन। तो इस वजह से यहां क्या हुआ था, ध्यान कर लें माइटोसिस सेकेंड माइटोसिस डिवीजन में कि क्रोमोसोम फट जाते थे, क्रोमेटिड क्रोमोसोम के क्रोमेटिड फट जाते थे। तो वही मुख्य रूप से उनको क्या कहने लगते थे, क्रोमोसोम कहने लगते थे। अब आप कहोगे सर ये तो क्रोमेटिड है, भैया क्रोमेटिड है, इसमें सेंट्रोमियर है, इसमें सेंट्रोमियर है, तो यह मुख्य रूप से क्या कहलाते, क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो देख लीजिए, क्या यहाँ ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम। आप कहोगे सर इसमें 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1 दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से ये क्रोमेटिड जो डीएनए अमाउंट डबल हुआ था वह मुख्य रूप से एक एक इसमें चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ 4 सेल्स बन गई, लेकिन जो 4 सेल्स बनी इनकी पेरेंट से तुलना करोगे ये हैप्लॉइड हैं, ये कैसी है, हैप्लॉइड है। ये मुख्य रूप से कैसी है, डिप्लॉइड है, यानी कि 46 क्रोमोसोम की जगह इसमें भी मुख्य रूप से 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। इस प्रकार से अब आपको पढ़ना है ये M1 फेज और M2 फेज यानी M सेकेंड फेज पढ़ना। अब M1 फेज में भी मुख्य रूप से कौन कौन सी फेज आती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, देख लीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बताता हूं। डिटेल में चलेगा बिल्कुल बहुत। देखिए अब आती है एम मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट फेज। मियोसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये मुख्य रूप से आपको किस में आती है, मियोसिस फर्स्ट में। इसके बाद मुख्य रूप से कौन सी आएगी, इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस के बाद आती है एम सेकेंड फेज यानी मियोसिस सेकेंड फेज आती है। अब देख लीजिए यहां आपको ये कहोगे सर इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब आ जाइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोफेज में मुख्य रूप से कौन सा होता है, आप एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, लेप्टोटिन, ये प्रोफेज फर्स्ट की फेज है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, इतनी मुख्य रूप से आपको कायम स्टडी करनी है प्रोफेज में। तो विशेष ध्यान ये देना है कि प्रोफेज ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है। इसके बाद तो आपके सीधे सीधे मैं चर्चा कर दूं, मेटाफेज यूं चला जाएगा, एनाफेज यूं चला जाएगा, टीलोफेज यूं गायब हो जाएगा, बस प्रोफेज आपके समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वह मुख्य रूप से प्रोफेज में ही होती है। रिकॉम्बिनेशन जो होता है वह मुख्य रूप से किस में होता है, प्रोफेज में ही होता है। किस में होता है, प्रोफेज में ही मुख्य रूप से होता है। और प्रोफेज के भी किस में होता है, विशेष ध्यान रख लीजिए, पेचिटिन में। किस में होता है, पेचिटिन में मुख्य रूप से होता है, विशेष ध्यान रख लीजिए। यही मैं आपको बता देता हूं डायग्राम के द्वारा, बाद में बताऊंगा। पेचिटिन में मुख्य रूप से, सॉरी यहां लिख दिया पेचिटिन, यहां रिकॉम्बिनेशन लिखना था, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के द्वारा होता है। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए यहाँ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लिख देता हूं मैं, चलिए
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मुख्य रूप से विशेष तौर पर यहां पैचिटिन में होता है। क्लियर। अब मुख्य रूप से सीधे सीधे अपन डिप्लोटिन में देख लेते हैं। तो डिप्लोटिन में मुख्य रूप से ध्यान रखें क्याजमेटा, क्याजमेटा दिखाई देते हैं। क्याजमेटा मुख्य रूप से बनते हैं डिप्लोटिन में, विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए डिप्लोटिन में क्याजमेटा मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां मुख्य रूप से क्या होता है जाइगोटिन में, ये सोच लीजिए जाइगोटिन में मुख्य रूप से सिनेप्सिस होता है, यानी कि स्नेप्टोनीमल मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम आकर पास पास चिपक जाते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आकर पास पास चिपक जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्सिस के दौरान जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अभी बताऊंगा डिटेल में सभी सिनेप्टोनीमल। और लेप्टोटिन में मुख्य रूप से लपेट लो, लेप्टोटिन में लपेटने का कार्य किया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से क्या होते हैं, कंडेंस शुरुआत होते हैं। इसी फेज में मुख्य रूप से कंडेंस यानी लपेट रहे हैं, क्रोमोसोम संघनित हो जाते हैं, मोटे मुख्य रूप से हो जाते हैं। और लास्ट डाइकाइनेसिस जो फेज होती है, तो डाइकाइनेसिस में मुख्य रूप से सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है टर्मिनाइजेशन होता है। टर्मिनाइजेशन, ये जो क्याजमेटा दिखाई दे रहे हैं एक्स क्रॉस वाले, इस प्रकार से क्याजमेटा जो दिखाई देते हैं वह मुख्य रूप से अलग अलग हो जाते हैं, तो सेपरेट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मुख्य रूप से डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन होता है। टर्मिनाइजेशन मुख्य रूप से डाइकाइनेसिस में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा मुख्य रूप से फुली कंडेंस हो जाते हैं डाइकाइनेसिस में आकर। कंडेंस अभी मैं शब्द उपयोग कर रहा था, अब मैं कर रहा हूं फुली कंडेंस, यानी पूर्ण रूप से कंडेंस हो जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो इसके बाद ये जो स्टेज है, यह स्टेज के बाद मुख्य रूप से कौन सी आएगी, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब आप और हम लोग एक एक डायग्राम के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये ले लीजिए क्योंकि ये काम आएगा भी आपके। हाँ, अब यदि आपको यही चर्चा करनी है तो मैं यही बता देता हूं कि म्योसिस सेकेंड जो होता है, म्योसिस सेकेंड में भी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस वही स्थिति है। इसमें भी साइटोकाइनेसिस था, उसमें भी भाई स्वाभाविक है। न्यूक्लियर डिवीजन के होना क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सेल तो बनेंगी कैसे। अब आपको सर आपने साइटोकाइनेसिस तो बताया ही नहीं इसमें। भाई साइटोकाइनेसिस तो स्वाभाविक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद होता ही है, तभी तो एक सेल से दो सेल्स बनती हैं। तो ऐसे ही मुख्य रूप से एक सेल से चार सेल्स मुख्य रूप से बन जाती हैं। तो ये आपके क्या हुआ, म्योसिस फर्स्ट की समरी। अब आता है डायग्राम के माध्यम से, देखिए तो सबसे पहले मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोफेज फर्स्ट बतानी है। प्रोफेज फर्स्ट में भी मुख्य रूप से लेप्टोटिन, यहां मैं लिख रहा हूं प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था है वह मैं लिख रहा हूं। देखिए कौन कौन सी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अवस्थाएं हो गई किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की। किसकी हुई है, प्रोफेज फर्स्ट की मुख्य रूप से अवस्था हुई। अब इस पर अपने को चर्चा करनी है, तो सबसे पहले लेप्टोटिन पर चर्चा करनी है। लेप्टोटिन में कहीं कुछ नहीं होता है, नाम से स्पष्ट, और लेप्टो यानी लपेटो,
नाम से देखो, मोह बोलो उसी से समझ, लपेटो यानी कि जो क्रोमेटिड बिखरे हुए कुंडलित डले रहते हैं, इसमें पूर्ण रूप से कंडेंस नहीं होते हैं इस अवस्था में। डाइकाइनेसिस में बता के आया हूं, ध्यान रखना कि फुली कंडेंस हो जाते। डाइकाइनेसिस में अभी लिखा था कि नहीं, फुली कंडेंस मुख्य रूप से होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, लपेट लेते हैं, लपेट लो, चलो ठीक है। तो ये कोई एक सेल्स है, इसमें मुख्य रूप से ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं इंटरफेज की, इसमें ये डले हुए हैं, ठीक है, कि इस अवस्था में मान लो यूं डले रहते हैं, यूं डले रहते हैं, चलो यूं मानो ना, देखिए यूं डले हैं, यूं डले हैं, ये यूं डले हैं, ये यूं डले हैं, ये इस प्रकार से डले रहते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कॉम्बिनेटेड फॉर्म में। तो इनको लपेटना है, कंडेंस कराना है, तो सबसे पहले मुख्य रूप से क्या होता है, कंडेंस होते हैं। तो कंडेंस होने के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या होता है, ये इस प्रकार से हो गए। अपन दो दो का बनाएंगे, दो कुंडल का, क्योंकि अपने को वो भी बनाना है। फिर ये ऐसे हो गए, लपेट गए। विशेष ध्यान रखें, फुली कंडेंस नहीं हुए हैं, फुली कंडेंस नहीं हुए हैं प्रोफेज में। ये लेप्टोटिन स्टेज चल रही है। कौन सी स्टेज चल रही है, लेप्टोटिन स्टेज में। तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से ये बताया गया लेप्टोटिन, इसमें क्रोमेटिन नेट खुलकर कंडेंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, क्रोमेटिन नेट खुलकर कंडेंस हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से होता है सबसे पहले कि कंडेंस हो गए, गुणसूत्र के रूप में बनने लगे। किस रूप में बनने लगे, गुणसूत्र के रूप में। प्रत्येक गुणसूत्र पर यहाँ इस समय ध्यान हो, वीट्स दिखाई देते हैं, यानी कि सीधे सीधे ये कहा जाए, ये तो आपके सेंट्रोमियर है ही, और ये इसका क्या है, डीएनए है, और इन पर ये मोती जैसे जो माला में जो प्रे रहते हैं, ये कंडीशन मुख्य रूप से दिखाई दे रही, यानी बीट्स दिखाई देते हैं, ये बीट्स है, ठीक है। पहली बात तो मुख्य रूप से ये होता है, लेप्टोटिन में ये होता है। फिर आता है जायगोटिन में। जायगोटिन में आप ध्यान करें कि जायगोट क्या होता है, जायगोट क्या होता है, ये ध्यान करें। जायगोट बनता कैसे है, दो लोगों के पास आने पर जायगोट बनता है। दो लोग कौन कौन से थे, दो लोग कौन कौन से थे, एक तो अंडा था, एक तो अंडा था यानी एग था, और दूसरा क्या था, शुक्राणु यानी स्पर्म था। क्या था, स्पर्म था। तो ये दोनों जब पास पास आ गए, ये दोनों पास पास आ गए, और पास पास जैसे आके मिल गए, और वैसे मुख्य रूप से क्या बनेगा, वो जायगोट बन गया था। जायगोट बना था कि नहीं, तो ये मुख्य रूप से जायगोट है। तो यहाँ उस तरीके से याद में रखिए आप, जायगोटिन। क्या याद में रखिए, जायगोटिन, यानी कि इसमें मुख्य रूप से ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, विशेष ध्यान रखें। और ये आप ध्यान रखें कि डबल हो गए, क्या हो गए, डबल हो गए। तो यही मैं आपको डबल करके दे देता हूं, जिससे समस्या नहीं हो। ये भाई डबल तो हो ही गए। अमाउंट वहां से बढ़ के आया है कि नहीं आया है, कहां से, एस फेज से। भाई एस फेज क्रॉस करा के आ गए ना अपन तो इस प्रकार से। तो स्वाभाविक है कि ये जो कंडीशंस होती हैं, इनके मुख्य रूप से सीधे सीधे इनके चिपक जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जायगोटिन में क्या होगा, जुड़ेंगे। तो इससे देख लीजिए, जायगोटिन में ये कौन सी फेज है, लेप्टोटिन, लपेट लय, लपेटना, लपेटो, लपेटो कर दो, चाहे लपेटना। ये विषय ध्यान रखना, किसको लपेट रहे हैं, इनको, क्रोमेटिन को लपेट लिया, क्रोमेटिन नेट खुलकर कंडेंस हो गए। यहाँ की जगह अब अपन थोड़ा सा यहाँ लिख दें, क्रोमेटिन नेट खुलकर, क्रोमेटिन नेट खुलकर कैसे हो गए थे, कंडेंस, कंडेंस हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम।
अब देखिए इनकी क्या स्थिति होगी। ये कौन सी फेज है? जायगोटिन। जायगोटिन, जायगोटिन में क्या करना है? पास पास आने, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ इनको पास पास ले आओ। क्या ले आओ? पास पास ले आओ। विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ साथ साथ में और भी चीजें हो रही हैं। ऑर्गेनेल्स डिसअपेयर होंगे, सेंट्रोसोम धीरे धीरे पोल की तरफ मुख्य रूप से जाते चलेंगे, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये डाइकाइनेसिस में मैं जाकर बताऊंगा। कहाँ बताऊंगा? डाइकाइनेसिस में, लास्ट स्टेज में। ठीक है, तो देखिए ये, अब देख लो ये कंडीशन, ये इनके ये थे, इनके ये थे, ठीक है। ये डबल हुए थे। कैसे हुए थे? डबल हो गए थे कि नहीं हो गए थे? लेकिन डबल हो रहा है तो डीएनए एक ही कलर से बना दो। ये इसको ब्लैक कलर से ले लेंगे, ठीक है। तो डीएनए अंदर एक ही कलर से बनाओ। ये रेड ले लो, यहाँ रेड। इसका ये धागा जो बनेगा वो भी ये क्या? सेंट्रोमियर। यह बहुत सिंपल है, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है ये, ठीक है। ये अब ये क्या मैंने बोला? पास पास आए। जब पास पास आएंगे तो उनमें जुड़ेंगे, तो ये एक केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ, ये इस प्रकार से ये जुड़ गया। इसको स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस स्टेज में क्या लिख सकते हैं? क्रोमोसोम पेयर्स, क्रोमोसोम्स पेयर स्टार्ट टुगेदर, टुगेदर, ठीक है। यानी कि ये पेयर होने लगे। ये जो चीज मुख्य रूप से बनी, ये क्या? क्रोमोसोम पास पास आ गए, तो जिसके फलस्वरूप स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? स्नेप्टोनीमल मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस स्थिति में देखें, इस स्थिति में देखें कि बाईवेलेंट कंडीशन दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? बाईवेलेंट कंडीशन दिखाई दे रही है। यानी कि ये दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो में गिनोगे 1 2 3 4, तो इसको टेट्राड स्थिति भी कह देते हैं। टेट्राड या बाईवेलेंट, यानी दो क्रोमोसोम्स और दो में 4 क्रोमेटिड थे, यानी डबल थे, तो उस वजह से इसको क्या कह दिया गया? टेट्राड स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी कौन सी फेज होती है? जायगोटिन फेज होती है। कौन सी होती है? जायगोटिन होती है। तो बच्चों जरा इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, तो जिससे मैं मिटा के अब आगे चलो, वहां से मैं यहाँ आ जाता हूँ। अभी तो यहाँ स्पेस है अपने पास काफी। अब क्या होता है? सीधे सीधे पैचिटिन में पैच बन जाते। पैचिटिन में मुख्य रूप से क्या बनते? पेच बनते। यानी इसमें प्रत्येक बाइवेलेंट और जो टेट्राड क्रोमोसोम यानी 4 क्रोमेटिड थे वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग। जिस अभी तो चिपक गए थे, अभी क्या हुए थे? यूं चिपक गए, देखो यूं चिपक गए। ये विषय ध्यान रखो। चलो मैं इस प्रकार से बताता हूँ, एक इसके एक इसके, तो ये यूं चिपक गए। क्या ये स्थिति हो गई थी किसमें? आपके जायगोटिन में। कैसी स्थिति हो गई थी? जायगोटिन में ये स्थिति हो गई थी। ये मान लो ऐसे दो इसके दो इसके, तो ये कौन से? अंदर वाले चिपक रहे। विशेष ध्यान रखें, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, वही लिखा हुआ था पहले, अब तो खैर नहीं है। यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड दोनों, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। ये रेड, ब्लू और रेड जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया है इन्होंने, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाया। इनके बीच में देख लीजिए, अंदर के बीच में बनाया। तो अब पैचिटिन में मुख्य रूप से क्या होता है कि ये अलग अलग बनते, पेच बनते हैं, ये अलग अलग चिरेंगे। ये चारों टेट्राड जो क्रोमेटिड थे वो अलग अलग होंगे, तो एक स्थान पर मुख्य रूप से यूं हो जाते, क्रॉस बन जाते हैं। डिप्लोटिन में जाकर क्या यूं क्रॉस हो जाता है, तो वहां जाकर इसको क्या कहते हैं? क्याजमेटा कहते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें, पैचिटिन फेज में ही मुख्य रूप से रिकॉम्बिनेशन की
कंडीशन हो जाती है, यानी कि इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट के बीच में खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। खंडों का आदान प्रदान मुख्य रूप से यहाँ हो जाता है, उसी को कह देते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। तो कैसे होती है, तो ये देख लीजिए, आप देख लेना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की स्टडी कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की स्टडी कर लीजिए। तो देखिए, तो ये डायग्राम है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, दिखाई दे रहा है अपना। अभी अपन न्यूक्लियस नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो अपन लास्ट कंडीशन में कर देंगे, ठीक है, या करना चाहो तो हटा दो, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए यहां देखिए ये कैसे थे, ब्लू वाले थे, तो यहां ब्लू वाला, तो ये रिकॉम्बिनेशन भी इसी में दर्शाना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा रिकॉम्बिनेशन। इस प्रकार से स्थिति होती है, क्या इस प्रकार से स्थिति होती है। तो इस कंडीशन में मुख्य रूप से क्या होता है कि इनके क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का एक्सचेंजेशन होता है, यानी जेनेटिक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। देख लीजिए, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, तो इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही सिनेप्टिक नीमल कॉम्प्लेक्स बना था, क्या, तो इनके बीच में जब बना, तो जब ये अलग अलग होते तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल इस पर आ जाता और इसका जेनेटिक मटेरियल इस पर आ जाता। तो वही कंडीशन में मैं मतलब बता रहा हूं। तो देख लीजिए, ये ब्लू पार्ट पूरा मैं बना रहा हूं, देखिए ये पूरा का पूरा ब्लू हो गया, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इसमें चूंकि दर्शाना पड़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा ब्लू हो गया। और जो ब्लू था उसको मैं रेड करूंगा, तो ये कैसा हो गया, रेड हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, रेड हो गया। क्लियर, ठीक है, यहां तक। अब ऐसे ही मुख्य रूप से इसको कर दीजिए, ये देखिए ब्लू कर दिया, और ये जो ब्लू था वो कैसा हो जाएगा, वो भैया रेड हो गया। ये वाला, तो ये तो खैर ब्लू हो ही रहा है, तो कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार से तो ये क्या हुआ, यहां इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि इसका सेगमेंट टूटकर इसमें जुड़ गया और इसका सेगमेंट टूटकर इसमें जुड़ गया। तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हुआ। सीधे सीधे कह दो, जा को खंड टूट में जा में जुड़ गो, जा को जा में जुड़ गो, इस वजह से मुख्य रूप से ये हो जाता है। तो इस अवस्था में मुख्य रूप से जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा,
रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस किस में होगी? रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में। किस में होती है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में मुख्य रूप से होती। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? ये इसमें क्या मतलब, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंजेशन मुख्य रूप से होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी कौन सी फेज कहलाई? पैचिटिन फेज। ये कौन सी फेज है? पैचिटिन। अब मुख्य रूप से आता है डिप्लोटिन। कौन सी फेज आती है? डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे कि जब ये पूर्ण रूप से अलग होते तो इस एक्स जैसे क्रॉस दिखाई देने लगते। कैसे दिखाई देने लगते? क्रॉस दिखाई देने लगते हैं, यानी कि अलग होते हैं। अलग होते हैं तो उस दौरान मुख्य रूप से एक स्थान पर ये ऐसे दिखाई देते, तो क्रॉस दिखाई देते। उन क्रॉस को ही क्या कहा जाता है? क्याजमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रॉस को ही क्या कहा जाता है? क्याजमेटा के नाम से जाना जाता है। तो बना दूं क्या मैं? देखिए यहां दिखाई देगा, यहां आपको डायग्राम है। देखिए पहला ब्लू वाला था, इससे रेड जोड़ना है भाई। ये ऐसे ही इधर करना है। देखिए ठीक है। अब इधर ये दूसरा क्या था? रेड था। इससे क्या करना है? ब्लू करना है। तो ये देखिए ये ब्लू कर दिया। फटते समय इसमें एक्स जैसी स्थिति दिखाई देती, क्रॉस जैसी। कैसी स्थिति दिखाई देती है? क्रॉस जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो वही स्थिति मैं यहां शो करना चाह रहा हूं। ये देख रहे हैं? पूरी की पूरी स्थिति में वही। ये देखिए ये सीधे सीधे क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से क्रॉस। ये यदि ये आप स्पष्ट समझ रहे हैं तो ये क्रॉस दिखाई देता है। इसी को क्या कहा जाता है? क्याजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि डिप्लोटिन फेज में मुख्य रूप से क्याजमेटा दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें टर्मिनाइजेशन होता है। तो विशेष इसमें क्या लिखोगे? यहां नहीं दिखाई देगा, मैं एक शब्द लिख देता हूं, टर्मिनेलाइजेशन
होता है, क्याजमेटा बनता है, ऊपर लिख ही दिया है, और फुली कंडेंस हो जाते, विशेष ध्यान रखें। अब यहां नहीं नहीं, टर्मिनाइजेशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ सीधे सीधे आपके क्याजमेटा रहते हैं। क्या रहते हैं? क्याजमेटा मुख्य रूप से क्रॉस जब अलग अलग हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है डिप्लोटिन में, इसमें आपके सीधे सीधे ये जो क्रोमोसोम है वह सीधे सीधे क्याजमेटा बन जाते हैं। क्या बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, तो जिसके क्रॉसिंग ओवर की क्रिया फलस्वरूप ये होता है, ये इस प्रकार से क्रॉस दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए क्रॉस इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये क्रॉस स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? टर्मिनाइजेशन होगा, मैं यही करना चाह रहा था, डाइकाइनेसिस में। किसमें होगा? डाइकाइनेसिस में मुख्य रूप से टर्मिनाइजेशन होगा, यानी अलग अलग होंगे ऐसे, तो उसको कहा जाता है टर्मिनाइजेशन, उपांति भवन। क्या कहते हैं? उपांति भवन। तो सीधे सीधे ध्यान रख लें कि एक्स जैसी स्ट्रक्चर यानी क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वह मुख्य रूप से किसमें दिखाई देती है? सीधे सीधे डिप्लोटिन फेज में। किसमें दिखाई देती है? डिप्लोटिन फेज में दिखाई देती है, यानी क्रॉसिंग ओवर स्थान को छोड़कर ये अलग अलग हो जाते हैं क्रोमेटिड। इनके जो क्रोमेटिड के बीच के ये सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाते, टूट जाते हैं। कैसे हो जाते? डिजॉल्व हो जाते, टूट जाते। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग ओवर स्थान को छोड़कर, यानी ये वाले स्थान और इस वाले स्थान को छोड़कर मुख्य रूप से इनके बीच का सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है वह पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पूर्ण रूप से 4 की स्थिति दिखाई देने लगती इस स्थान को छोड़कर। अब आता है जो अगले स्टेप आता है, जिसको क्या कहा जाता है? डाइकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइकाइनेसिस कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ स्पेस तो है नहीं है, क्या स्पेस नहीं है, तो सुन लीजिए कि डाइकाइनेसिस में क्या होते हैं कि ये चारों के चारों, देखिए चलिए उसको भी मैं बना देता हूं, डाइकाइनेसिस को भी। चलिए अब इसके मैं ये पूरा पहले को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मैं मिटा रहा हूं। ले लिया बच्चों? देखिए तो अब मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे इससे डाइकाइनेसिस अवस्था आएगी। ये सेल्स डाइकाइनेसिस अवस्था में मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन थी, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये डिसॉल्व हो जाती, डिसअपियर हो जाती है। तो डिसअपियर कर दो, ये डिसअपियर कर दी मेम्ब्रेन को, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर। तो यहां लिख दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ठीक है। दूसरा सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये पॉइंट आपके डाइकाइनेसिस फेज में, ये कौन सी फेज है? डाइनेसिस। ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें वही की वही स्थिति कर दीजिए, क्रोमोसोम ये और ये, इससे ये रेड आ जाएगा, यहां ये दूसरा सेगमेंट जुड़ गया, ये दूसरा सेगमेंट जुड़ गया। हाँ हाँ, ये और ये सॉरी, यहाँ तो रेड चल ही रहा है, तो ये
ये कंडीशन चल रही है, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंडीशन आपकी क्या में हो गई? डाइकाइनेसिस में हो गई। किस में हो गई? डाइकाइनेसिस में हो गई ये कंडीशन, ये स्थिति हो गई। अब यहां से सीधे सीधे मुख्य रूप से मेटाफेज सेकंड में एंट्री होती है, मेटाफेज सेकंड में एंट्री होती है। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, इस वजह से म्योसिस ये पार्ट 1 हो गया। अब म्योसिस सेकेंड डिवीजन अलग से टॉपिक में लेकर आऊंगा, ठीक है? इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेटाफेज सेकेंड फर्स्ट से, सॉरी म्योसिस मेटाफेज फर्स्ट है, अभी सेकेंड तो अभी बहुत दूर है। ये मेटाफेज फर्स्ट में